हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि सेटलमेंट कैसे करते हैं हम अकाउंट्स की जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, जब कोई फॉर्म डिसॉल्व होती है तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहता है, किस प्रोसीजर से हम अपनी फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, कैसे हम अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं। तो जब भी कोई फर्म जो है डिसॉल्व होती है तो वो अपने अकाउंट्स क्लोज करती है। उसके लिए अकाउंट्स को बंद करने के लिए जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको बंद करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को कुछ अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, जिससे कि उसकी जो सेटलमेंट है, जो उनके अकाउंट्स है उनको क्लोज किया जा सके। तो नॉर्मली 4 अकाउंट बनते हैं हमारे। सबसे पहले ये प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जिसमें सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है। मतलब लायबिलिटीज़ की पेमेंट होगी, एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, उनसे पैसा, एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे हम अपनी लायबिलिटीज़ को पे आउट करते हैं। किसी पार्टनर का लोन, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन होगा तो हम उसकी पेमेंट करते हैं। ये सब कुछ हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। उसके जस्ट बाद हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट कि अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। और पार्टनर का लोन का पेमेंट के बाद अगर हमारे पास पैसा बचेगा तो हम उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लास्ट में प्रिपेयर करते हैं कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट बिल्कुल एंड में प्रिपेयर होता है, जब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया, लास्ट में क्या रहा, क्या हमने दिया, सब कुछ पेमेंट आती है इसमें। तो हमारे 4 अकाउंट बनेंगे, चारों हमें प्रोसीजर से याद रहेंगे, सीक्वेंस से याद रहेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट वन इज़ कैश या बैंक अकाउंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट अकाउंट है, सबसे बड़ा अकाउंट, अगर सबसे बड़ी एंट्रीज होती हैं इसके अंदर। हमारा इसका परफॉर्मा भी अच्छा है। और थ्योरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट 15-16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा आपका कि रियलाइजेशन अकाउंट या अकाउंटिंग प्रोसीजर आप कंप्लीट करके दिखाओ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और हम इस अकाउंट को क्यों बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं कि जो एसेट्स हमारी फॉर्म की हैं हम उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें, उनको बेच सकें, और साथ साथ जो लायबिलिटीज़ हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको हम पे ऑफ कर सकें, उनकी हम पेमेंट कर सकें। तो अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए और अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट टू लायबिलिटीज़। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि जो अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है। तो ये अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और इसके अंदर जो भी हमारा अगर कुछ भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा इस अकाउंट से तो उसकी हम फिर बाद में एंट्री करते हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहले हम सारे एसेट्स को बेच के जो हमारे पास पेमेंट आती है उसको हम पेमेंट करते हैं। फिर लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़ के बाद अगर हमारा कुछ पैसा बचता है तो हम उसको फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस अकाउंट को बनाने का, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कि हमारे एसेट को सेल करने के बाद, डिस्पोज ऑफ करने के बाद, लायबिलिटीज़ को पे आउट करने के बाद हमारे पास ओवरऑल क्या आया, हमारी फॉर्म से क्या निष्कर्ष निकला, हमारी फॉर्म का जो कंक्लूज़न है क्या है, प्रॉफिट में रही है हमारी फॉर्म या लॉस में रही है। तो इसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना कि हमारी फॉर्म ओवरऑल क्या, उसका हमारी फॉर्म की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट। अब सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट ताकि एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो हम सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, अपने एसेट अकाउंट को क्लोज करने की। जो हमारे एसेट्स होंगे उसको हम फिर ट्रांसफ़र किस में करेंगे, इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जो भी हमारी एसेट्स होंगी, जैसे डेटर्स हो गए, मशीनरी हो गई, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, फर्नीचर फिक्सचर्स हो गए, जो भी हमारी एसेट्स हैं हम उन सब एसेट्स को वहाँ से क्लोज करके हम लेके आते हैं अपने अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, और हम इसको लिखते हैं अपनी डेबिट साइड। इस अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट की हम डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं, और हमारी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। और हम ध्यान रखेंगे कि जो भी एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी उनकी बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा।
ये तो हमने बात की कि जो हम अपने एसेट्स अकाउंट को क्लोज करते तो क्या एंट्री करते हैं, एंट्री होती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये तो हमने बात की कि हम सारी एसेट ट्रांसफ़र करते हैं अपने उस अकाउंट में, तो अभी हम बात करते हैं कि हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, हम कुछ एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। मतलब कौन कौन की एसेट को ट्रांसफ़र करना है, किस किस को ट्रांसफ़र नहीं करना, अब ये बात आती है। तो सबसे पहली बात कि हम कौन सी एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, हम सिर्फ उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जो पैसे में कन्वर्ट, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। जो एसेट्स हमारी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसे हमारी फिक्टिशियस एसेट हैं, कृत्रिम जो संपत्तियाँ होती हैं हमारी, हम उनको अपने इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो अब कौन कौन सी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि किसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जैसे हमारा अगर एसेट साइड में गिवन है P&L का डेबिट बैलेंस, मतलब हमारे को लॉस है और वो एसेट साइड में गिवन है, तो वो है तो एसेट, बट हम उसको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ पैसे की प्राप्ति नहीं होगी, इससे हमें कुछ कैश रिसीव नहीं होगा, इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बैलेंस डेबिट है, जैसे हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट है या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते बट वो एसेट साइड में है, तो उसमें लिखा गया साफ साफ कि नोट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डेबिट बैलेंस, कोई लॉस होगा हमारे पास, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, नोट ट्रांसफर्ड, इसको हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं तो वो ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमें अपने एसेट को क्लोज करना है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम इन दोनों अकाउंट को, जैसे कि हमारा कोई लॉस है, P&L से लॉस है, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई लॉस है, उसका कोई एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और हम उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो भी उनकी ऑर्डर रेशो होगी उसी में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ध्यान रहेगी आपको कि हम कौन सी एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम उन एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, जो एसेट्स हमारी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, जैसे कि P&L का कोई डेबिट बैलेंस है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और एंट्री हमारी रहती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो हमने किया कि फर्स्ट कि भाई पहली बात है कि जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरी बात कि क्या ट्रांसफ़र और क्या ट्रांसफ़र नहीं होता है हमारे एसेट में। उसके बाद हमारा नोट नंबर सेकंड आता है। नोट नंबर 1 में हमने किया कि जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नोट नंबर सेकंड में कि हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें बात है कि कोई भी प्रोविज़न है किसी एसेट के अगेंस्ट, जैसे कोई एसेट है हमारे डेटर की और उसके अगेंस्ट कोई प्रोविज़न हमने बनाया है, कोई मशीनरी है उसके अगेंस्ट हमने डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, बट हम उसको ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, एग्जांपल से क्लियर होगी ये वाली बात। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई प्रोविज़न है किसी एसेट के अगेंस्ट तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में, बट हम उसको ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफ़र करेंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पास एसेट में डेटर होते हैं, तो डेटर है हमारे पास 50,000 रुपीज़ के, और हमने उस डेटर्स के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए 4,000 का प्रोविज़न बनाया हुआ है। तो देखो ये तो बात है कि हम इसकी भी एंट्री करेंगे, और हम एसेट की एंट्री तो करते ही हैं, तो हम कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारी क्या होगी एंट्री, एसेट को क्लोज करने की, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर एसेट है तो हमने 50 से एंट्री कर दी। बट देखो वैसे अगर हम एक हिसाब से देखेंगे तो 50 के डेटर हैं और 4 का प्रोविज़न, तो 50 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें 46 रिकॉर्ड करने चाहिए थे। बट हम वही बात है ना कि प्रोविज़न हम रिकॉर्ड करेंगे बट ग्रॉस फिगर पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम डेटर्स में से प्रोविज़न को माइनस नहीं किया, जो डेटर्स उनकी बुक वैल्यू थी हमने उन्हीं पे रिकॉर्ड किया है, हमने प्रोविज़न्स को रिकॉर्ड किया है, उनको ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, बट
अलग से किया है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपीज़ से एंट्री होगी। जैसे कि ये हमारा अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमने डेबिट साइड तो लिख दी यहाँ पे 50,000 रुपीज़ और हमने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी प्रोविज़न के 4,000 रुपीज़। देखो इसका जो ओवरऑल बैलेंस है वो तो 46 ही रहेगा, 50 माइनस 4 46 ही रहेगा, बट हमने डायरेक्ट यहाँ पे 46 रिकॉर्ड करने की बजाय हमने 50 रिकॉर्ड यहाँ किए, अपनी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया, उनकी ग्रॉस फिगर पर रिकॉर्ड किया, और हमने प्रोविज़न की भी एंट्री की इस अकाउंट में, बट हमने उसको क्रेडिट साइड शो कर दिया। तो एंट्री हमारी क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी कि प्रोविज़न की हम एंट्री करेंगे, बट हम प्रोविज़न को डेबिट साइड लिखने के बजाय हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो अपने एसेट हैं, जो डेटर्स है हमारे, जिसके लिए हमने वो प्रोविज़न बनाया है, कोई भी एसेट जिसके लिए वो प्रोविज़न बनाया गया है, वो हम ग्रॉस फिगर पे उसकी बुक वैल्यू पे ही उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि कोई ऐसे प्रोविज़न, उनके लिए हम क्या क्या एंट्री करेंगे। जैसे कि हमारा अब मान के चलो प्रोविज़न है बैड डेट्स का, हम अब कुछ प्रोविज़न और रिजर्व के लिए एंट्री बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रोविज़न बैड डेट्स का, तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मीन्स जितने भी रिजर्व होंगे, जितने प्रोविज़न होंगे हमारे, या फिर आप नाम याद रखेंगे मशीनरी रिप्लेसमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, क्योंकि कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों को हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं और हम दोनों के लिए एक एंट्री करते हैं, बट यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने कंसीडर नहीं किया है, वो अलग से होगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 की एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, या फिर कोई जॉइंट पॉलिसी रिजर्व है तो वो आएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न, ऐसा कुछ रिजर्व हुआ तो उसको हम अपनी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा सेकंड नोट हुआ। अब आता है हमारा थर्ड नोट कि अगर कैश या बैंक बैलेंस है हमारे एसेट साइड में, तो इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कैश बैंक बैलेंस को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि एसेट अकाउंट को हम अब एसेट्स को हम अपनी बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया अपना फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट। आगे आता है हमारा कि जब हम लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करते हैं, जो लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, जो हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ है सब, उसको क्लोज करेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी। जैसे हमारी एसेट अकाउंट में एक एंट्री होती है, वैसे लाइबिलिटीज़ में भी एक एंट्री होती है। एंट्री हमारी होती है एसेट अकाउंट का रिवर्स। एंट्री क्या होगी हमारी, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट में हमारी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और हमारे लाइबिलिटीज़ में होंगी रिवर्स एंट्री सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें भी वही बात, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज़ तो हम ट्रांसफ़र नहीं करते इस अकाउंट में। तो बात करते हैं कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे और किस किस को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि लाइबिलिटीज़ जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होंगी, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बीपी है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर का लोन नहीं, पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो वो भी थर्ड पार्टी मानी जाएगी। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लाइबिलिटीज़ हमारी थर्ड पार्टी से रिलेट करती हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो लाइबिलिटीज़ हमारी थर्ड पार्टी से रिलेट करती है। नोट नंबर फर्स्ट है। नोट नंबर सेकंड, किसको हम ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, पार्टनर का कोई लोन है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर की वाइफ का लोन तो हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बट किसी पार्टनर का लोन है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, नॉट ट्रांसफर्ड, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर के लोन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। हमने शुरू में 4 अकाउंट पढ़े थे। सबसे पहला बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स के लोन, अगर किसी पार्टनर का लोन होगा तो उसकी पेमेंट हम अलग से अकाउंट बना के पेमेंट करेंगे, उसकी अलग से सेपरेट पेमेंट करेंगे, बट हम इस लोन को, इस अकाउंट को, पार्टनर के लोन अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो नोट नंबर सेकंड और नोट नंबर थर्ड हमारा आता है कि जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं, जैसे कि हमारा
पी अंडर का क्रेडिट बैलेंस है, कोई रिज़र्व है, रिज़र्व फंड है, कंटीजेंसी रिज़र्व है, उसको हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्ट किसमें ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और उस जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट। जैसे कि इसका रिज़र्व हुआ उसको हम इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट, इन सब रिज़र्व के लिए, इन सब प्रॉफिट्स के लिए हम एंट्री एक ही करेंगे, रिज़र्व अकाउंट डेबिट, रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिज़र्व अकाउंट डेबिट, P&L का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो एंट्री क्या होती है हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी इन पार्टनर्स की रेशो होगी उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लाइबिलिटीज़ के लिए हमने सिंपल से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो लाइबिलिटीज़ हमारे थर्ड पार्टी से रिलेट करेंगी उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, और पार्टनर्स के लोन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। साथ साथ कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, तो उसको भी हम नोट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब देखो हमने 2 एंट्रीज़ कर ली, एसेट्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया और लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर दिया। एसेट अकाउंट भी क्लोज एंड लाइबिलिटी भी क्लोज। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अपने एसेट को सेल करेंगे। तो अब हम थर्ड केस की एंट्री देखते हैं। तो हमने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद आता है कि हमने एसेट को रियलाइज़ किया, एसेट को सेल कर दिया। तो थर्ड केस में हम एंट्री क्या करेंगे कि जब अपने एसेट्स को हम रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको सेल ऑफ कर रहे हैं, तो व्हेन एसेट आर सोल्ड फॉर कैश की, या यदि तो हमने अपने एसेट्स को कैश में बेच दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमारी एंट्री क्या होगी वहाँ पे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी हमारे एसेट्स होंगे उनको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उनको सेल ऑफ कर रहे हैं। तो अगर कैश में सेल करेंगे तो एंट्री हमारी होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हमने वो एंट्री एसेट वो कैश में नहीं बेची, वो एसेट किसी पार्टनर ने ले ली, अगर वो एसेट कोई पार्टनर ले रहा है, कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो हम एंट्री देखो, अब हमारे पास से तो एसेट गई, अगर वो कैश में गई तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और अगर किसी वो पार्टनर ने ली है तो हम एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने ली होगी उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि ए पार्टनर ने ली है तो हम एंट्री कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने लेगी उसका नाम आ जाएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान के चलो कि ना तो वो एसेट सेल में कैश में सेल हुई, ना ही वो एसेट किसी पार्टनर ने ली, वो एसेट किसी क्रेडिटर ने ले ली। जैसे कि हमारे एसेट थी कोई 40,000 रुपीज़ की कोई एसेट थी, वो एसेट थी हमारी, और लाइबिलिटीज़ थी, कोई क्रेडिटर था हमारा 20,000 रुपीज़ का, तो वो एसेट जो थी वो उस क्रेडिटर ने ले ली अपने पेमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब एसेट वो 20,000 रुपीज़ की, या वो एसेट भी मैं 20,000 रुपीज़ की थी मान के चलो, और क्रेडिटर्स भी 20,000 के ही थे, तो क्रेडिटर्स ने कैश में पेमेंट लेने के बजाय वो एसेट ले ली। तो अभी देखो, जब वो एसेट तो हमारे पास से गई, ना तो किसी पार्टनर ने ली वो, और ना उसके बदले हमारे पास कोई कैश आया, वो किसी क्रेडिटर ने ले ली, तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस। अगर कोई एसेट कोई क्रेडिटर ले रहा है, कोई थर्ड पार्टी ले रही है, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी अगर एसेट कोई क्रेडिटर ले रहा है। अगर कैश में सेल हुई है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर ने लिए तब भी एंट्री होगी, पर अगर वह एसेट किसी क्रेडिटर ने ली है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो 3 केसेस हमें याद रखने हैं जब हमारी एसेट रियलाइज़ होंगी। उसके बाद आते हैं कि हमने अपने एसेट को तो सेल कर दिया, अब एसेट को सेल करने से हमारे पास पैसा आ गया, तो पैसे से हम क्या करेंगे, अपनी पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटीज़ की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो वही पॉइंट है इसमें कि जब वो लाइबिलिटी कैश में पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा गया है तो कैश बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। और साथ साथ अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले रहा है, कैश में अगर पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
पर अगर वो लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल की कोई लायबिलिटी थी 10,000 रुपीज़ की और वो फर्म ने पेमेंट नहीं की, वो किसी पार्टनर ने कह दिया कि मैं ये लायबिलिटी खुद पेमेंट कर दूंगा, तो मीन्स वो लायबिलिटी किसने ले ली, किसी पार्टनर ने ले ली। या कोई पार्टनर वैसे ही कोई लायबिलिटी ले रहा है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जैसे हमारी वही सेम एंट्री रहेगी, अगर कैश में पेमेंट होगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेगा तो हम उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हो गई हमारी एंट्री। अब सबसे पहले हमने अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद हमने एसेट्स को सेल किया, उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हमने एसेट को सेल कर दिया, लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर दी। तो देखो जो एसेट को सेल किया उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो आए होंगे, हमने एसेट को सेल करने के लिए किसी को बुलाया होगा तो वो भी कोई ना कोई खर्चा तो लेगा अपना, कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो उसके ऊपर भी होंगे। अगर लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे। तब बात करते हैं कि जब हमने ये अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, तो उस अकाउंट को बनाने के ऊपर जो एक्सपेंसेस हमारे आए, अपने एसेट्स को सेल करने के ऊपर जो एक्सपेंसेस आए, किसी पेमेंट के लिए कोई एक्सपेंसेस करने पड़ गए, तो उस एक्सपेंसेस की पेमेंट कौन करेगा। सबसे पहले पॉइंट है हमारा कि व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, अगर वो एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो एंट्री क्या होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट की। वही एंट्री होगी जैसे हम पेमेंट में करते हैं, लिक्विड जब कोई लायबिलिटीज़ पेमेंट करते हैं तब भी हम ये एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वैसे ही कोई एक्सपेंसेस होंगे अगर इस अकाउंट के लिए, तो उस एक्सपेंसेस की पेमेंट अगर फर्म कर रही है तो उसके लिए भी हम सेम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरी बात की ज़रूरी नहीं कि फर्म पे करे, हो सकता है कि वो एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर दे। तो अगर वो एक्सपेंसेस पेड बाय एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने पे किए हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हमारी कैश या बैंक की बजाय हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि जिस भी फॉर्म में एक्सपेंसेस पेमेंट होगी वही आएगा। अगर फर्म पे कर रहे तो कैश या बैंक अकाउंट, कोई पार्टनर पे कर रहे तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसने भी किया उसके कैपिटल अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। अब तीसरी बात आती है कि जब कोई फर्म है वो एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि हम इतनी अमाउंट उस पार्टनर को दे देंगे, बट एक्सपेंसेस किसको पे करने पड़ेंगे, पार्टनर को। फॉर एग्जांपल कि एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपीज़ के हैं, 10,000 में से फर्म ने फिक्स किया कि मैं 5,000 रुपीज़ फर्म पे कर देगी, बाकी के पैसे पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। तो मीन्स पार्टनर हैज़ टू बियर एक्सपेंसेस, कि जो पार्टनर को एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारी एंट्री सेम रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि वो पैसा पार्टनर को पे करना पड़ा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर को पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है आगे नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, कि जब जो एक्सपेंसेस हैं वो किसी पार्टनर ने पे किए हैं पर वो पार्टनर ने बोर्न किए हैं सिर्फ, पर पेमेंट किसने की है, फर्म ने ही की है। तो एंट्री हमारी क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी जो सेकंड पॉइंट में जो हमारा है कि कोई पार्टनर पे करता है एक्सपेंसेस, वो पार्टनर पे करता है किसके बिहाफ पे करेगा, वो फर्म के बिहाफ पे पे करेगा, क्योंकि पार्टनर खुद से तो कोई लिंक है नहीं उसका, खुद से क्यों पेमेंट करेगा, वो पार्टनर पेमेंट करेगा एक्सपेंसेस के, बट वो फर्म के बिहाफ पे करेगा। और थर्ड पॉइंट में भी जब पार्टनर एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है, क्योंकि फर्म ने कुछ ना कुछ अमाउंट उसको दी है कि आप इतने फिक्स अमाउंट उसने पार्टनर को दिया, उसकी वजह से पार्टनर बियर कर रहा है। और फोर्थ केस में हमारा क्या आता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो किसी पार्टनर ने लिए हैं, किसी पार्टनर ने बोर्न किए हैं, बट पेमेंट उसकी फर्म ने की है। मतलब एक बार तो हमने क्या किया कि एक बार तो हमने एंट्री कर दी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, की पार्टनर ने बोर्न कर लिए, पार्टनर ने बियर कर लिए, बट उसके बाद पेमेंट किसने की थी, फर्म ने की थी। तो हमने एंट्री क्या की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। 4 एंट्री होंगे हमारी। फिफ्थ मेन पॉइंट है हमारा कि अगर कोई पार्टनर है वो एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है अपनी पॉकेट से, आउट ऑफ हिस पॉकेट, के अपने पॉकेट से वो पे करता है, मतलब फर्म के बिहाफ पे नहीं करेगा। वो 10,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे, 10,000 के एक्सपेंसेस थे, वो फर्म को पेमेंट करने चाहिए थे, फर्म ने पेमेंट नहीं किए,
1 मिनट के लिए मान के चलो कि किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी फर्म के बिहाफ पे, तो हमारी एंट्री वही रहेगी जो हमने की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर कोई पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पे पे ना करके अपनी पॉकेट से पे कर रहा है, मतलब उसके पैसे जो पर्सनल पैसे हैं उनमें से वो पे कर रहा है, तो उसके लिए हम नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अगर कोई पार्टनर अपनी पॉकेट में से एक्सपेंसेस को पे करेगा। और दूसरी बात कि अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि एक्सपेंसेस किसने बियर की है, पार्टनर ने बियर किए हैं, फर्म ने बियर किए हैं, तो मान के चलेंगे कि वो एक्सपेंसेस फर्म ने ही पे किए होंगे, फर्म ने ही बियर किए होंगे, फर्म ने ही उसकी पेमेंट की होगी। तो हमें 5 बातें याद रहेंगी रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि अगर फर्म पे करेगी तो टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर बॉन्ड पार्टनर कर रहा है बट पेमेंट फर्म कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर पार्टनर अपने पॉकेट से पे करेगा तो कोई भी एंट्री हम पास आउट नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमने जब अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, तो हमारा मेन मोटो क्या था इस अकाउंट को बनाने का, कि हम फाइनली चेक करना चाहते हैं कि हमारी एसेट को सेल करने के बाद, लायबिलिटीज़ को पे आउट करने के बाद, एक्सपेंसेस को सब कुछ कट करने के बाद हमें फ़ाइनल क्या रिज़ल्ट मिला, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट में आ रहा है, मीन्स प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है वो अकाउंट, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि वो सारा पैसा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमारा अकाउंट का बैलेंस आ रहा है लॉस में, भी हमारे एसेट्स कम हो, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो, तो हमें लॉस आएगा। और अगर लॉस बैलेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री थी हमारी कि जब, अब देखो हमने प्रॉपर अकाउंट बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट, अपने एसेट को पहले ट्रांसफ़र किया, फिर लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, फिर हमने एसेट को सेल किया, फिर लायबिलिटीज़ को पेमेंट की, फिर एक्सपेंसेस की पेमेंट की, सब कुछ हो गया। तो लास्ट में हम अपने अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, तो क्लोज़ करने से जो बैलेंस प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम करते हैं कंप्लीट फॉर्मेट इसका रियलाइजेशन अकाउंट का, ताकि ये सारी अभी एंट्रीज़ हो गई, एंट्रीज के बाद हम करेंगे फॉर्मेट, ताकि वो हमें फॉर्मेट में भी अरेंज करना है कि कैसे ये क्या फॉर्मेट रहेगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का। तो फॉर्मेट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का। जैसे जैसे हमने एंट्रीज़ की थी, सारे एंट्रीज़ को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने अकाउंट में। तो हमने फर्स्ट एंट्री की थी एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की, तो हमने एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सन्ड्री एसेट अकाउंट, वही एंट्री आ गई यहाँ पे, टू ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट नहीं आएंगी, या पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो वो नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो नहीं आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, वो सारे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो यहाँ पे नहीं आएंगी, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, या पार्टनर के कैपिटल या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो भी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, या लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा हमारी। बाकी सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होगी, इन सभी एसेट्स को छोड़कर सब कुछ ट्रांसफ़र होगा, और सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री की थी लायबिलिटीज़ की, कि हमने एंट्री की थी सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही एंट्री हमने यहाँ पे की है, बाय ऑल लायबिलिटीज़, सारी लायबिलिटीज़ आएंगी एक्सक्लूडिंग रिजर्व को छोड़ के, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको छोड़ के, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंसेस को छोड़ के, ये लोन फ्रॉम पार्टनर, किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो उसको भी छोड़ के, और किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसको भी छोड़ के। तो हमने अभी 2 एंट्रीज़ कर लिया, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आते हैं कि हमने अपनी, हाँ एक और बात थी कि कोई एसेट का प्रोविज़न है तो उसको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट हमारी एंट्री होती है प्रोविज़न फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही हमने एंट्री कर दी बाय प्रोविज़न ऑफ एनी एसेट। उसके बाद हमने एंट्री की थी अपने एसेट को सोल्ड आउट करने की, तो हमारी एंट्री हुई थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमारी एंट्री आ गई यहाँ पे बाय कैश या बैंक अकाउंट सोल्ड एसेट इन कैश, अगर कैश में सेल होगी तो एंट्री आ जाएगी। और उसके बाद है हमने फिर पेमेंट की थी लायबिलिटीज़ की, तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू बैंक या कैश अकाउंट, एंट्री हमारी हुई थी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू बैंक या कैश अमाउंट पेड फॉर लायबिलिटीज़। ऐसे ही अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसकी पेमेंट उसको हम सोल्ड आउट कर दें तो उसकी एंट्री हमारी होगी सेम, बाय कैश या बैंक अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर हम किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, टू बैंक या कैश अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो हमारी एंट्री होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमारी यहाँ पे आ गई बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर जो फर्म है वो एक्सपेंसेस दे रही है, एक्सपेंसेस का भुगतान कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो हमारी यहाँ पे आ गई डेबिट साइड में टू बैंक या कैश अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म। और ऐसे ही अगर कोई पार्टनर है या तो वो लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है या वो एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने एंट्री क्या की थी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। जो एंट्रीज हमने किया सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया है और ये हमारा एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, मीन्स पैसे हमारी ज़्यादा रिसीव हुई हैं एसेट से, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा लॉस आएगा, तो हमारी हो जाएगी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मेट तो बना के आना ही है, तो आप फॉर्मेट अच्छे से याद करेंगे। पहले एंट्रीज याद कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट याद कीजिए। तो आज हमने कंप्लीट किया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, उसमें हमने सबसे पहले अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया। तो सबसे पहले आ जाएगी एसेट्स ट्रांसफ़र। एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा किसके बाद चल रही है, ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात चल रही है कि हमने उसमें आज क्या क्या कवर किया है और जिससे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने एसेट्स ट्रांसफ़र की है, उसके बाद हमने फिर लायबिलिटीज़ की ट्रांसफ़र करने की एंट्री की है। जब एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया है, मीन्स एसेट्स को सेल किया है। तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स को सेल कर दिया तो उससे जो पेमेंट आई है, उससे जो पैसे आए हैं, जो कैश रिसीव हुआ है, उससे हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट की है। तो फोर्थ हमने केस किया था पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का। जो एसेट लायबिलिटीज़ की हमने पेमेंट की है, जो एसेट्स को रियलाइज़ किया है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट की है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो आए होंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हमने की है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि जो हमारे इस अकाउंट को बनाने पे जो खर्चा आया है, जो एक्सपेंसेस आए हैं, उसकी एंट्री की है हमने। उसके बाद फिफ्थ केस में और लास्ट केस में हमने किया है कि ओवरऑल हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस आया ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, कि इस अकाउंट को बनाने से हमें ओवरऑल क्या मिला, प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। तो ये हमने यहाँ सब कुछ कवर किया है अपने अकाउंट में। फर्स्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमारे 3 अकाउंट रहते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, कमेंट में बताएं आपको कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।